हेलो एवरीवन, आज की वीडियो जो है वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में हमारे रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं उस पे बेस है। इसमें कुल 15 और 20 जो है क्वेश्चंस होंगे और जो पुराने सालों में आ चुके हैं वही प्रश्न यहाँ पे मैं लेके आई हूँ। तो इसी क्रम में पहला प्रश्न शुरू करते हैं, देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या कहता है। महिलाओं की परिस्थिति एवं भूमिका में लोकमत जो है में ऐतिहासिक परिवर्तन को समझाने के लिए शोधकर्ता निम्न में से किस अध्ययन पद्धति को अपनाएं। ठीक है, क्या वो नमूना सर्वेक्षण को अपनाएं या जाने माने मीडिया द्वारा पिछले कुछ वर्षों के योगदान का विषय विश्लेषण करें, समूह केंद्रित विश्लेषण करें या सहभागी निरीक्षण करें। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जाने माने मीडिया द्वारा पिछले कुछ वर्षों में योगदान का विषय विश्लेषण, मतलब कंटेंट एनालिसिस से हम जो महिलाओं की परिस्थिति एवं भूमिका में जो लोक मत है, लोगों का जो मत है, उसको समझ सकते हैं कि क्या परिवर्तन हुए हैं, ऐतिहासिक परिवर्तन उनमें क्या हुए हैं, मतलब अभी जो भी परिवर्तन आए हैं उनमें इनकी भूमिका जो है क्या रही है। तो इस तरीके से इसका कंटेंट एनालिसिस होगा। अगला प्रश्न है, जब किसी सामाजिक सिद्धांत का परीक्षण करना हो तो शोधकर्ता निम्न में से किस विधि को अपनाएगा। मतलब सामाजिक सिद्धांत, कोई सिद्धांत बना है ऑलरेडी, उसका जब परीक्षण करना हो तो शोधकर्ता क्या करता है, निगमनात्मक शोध पद्धति को अपनाता है, जिसको कहते हैं इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव तो आगमनात्मक होता है, डिडक्टिव जो होता है वो निगमनात्मक होता है। तो अगर हम देखें तो इसका सही जवाब होगा निगमनात्मक। इसको असमाविष्ट शोध भी कहते हैं, इसलिए हिंदी में बहुत सारे मीनिंग हो जाएंगे, तो आप इसको डिडक्टिव याद रखिए और आगमनात्मक का होता है इंडक्टिव। लेकिन जब हम सामाजिक सिद्धांतों का परीक्षण करते हैं तो वहाँ जो है डिडक्टिव मेथड यूज होता है, क्योंकि हमारे पास एक सिद्धांत होता है, उसके बेस पे हम हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं और फिर हम उसका एनालिसिस करके उसी हाइपोथेसिस को प्रूव करते हैं। अगला प्रश्न है, एक शोधकर्ता का आपराधिक गैंग बनाने और समाप्त करने के अध्ययन के प्रयास में गैंग का स्वयं भी सक्रिय सदस्य बन जाना, इस तरह की भूमिका को निम्न में से क्या कहेंगे। तो जब हम उसी का सदस्य बन जा रहे हैं और फिर अन्वेषण कर रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं, तो इस तरीके की जो पद्धति होती है उसको हम कहते हैं सहभागी निरीक्षण। और सहभागी भी होता है एक अर्ध सहभागी, एक पूर्ण सहभागी होते हैं, इसके भी कई प्रकार होते हैं। मतलब हम शोधकर्ता उसी परिस्थिति में घुस के, वहीं रह के और इस तरीके के अध्ययन करता है। सिद्धांत क्या होता है, तो सिद्धांत जो होता है, जो थ्योरी होते हैं वो घटनाओं का सामान्यीकरण होते हैं, तथ्यों का नहीं, घटनाओं का। तथ्य तो ऐसी इकाइयां होती हैं जो हमें सिद्धांत बनाने में मदद करती हैं, किसी घटना को समझने में मदद करती हैं। किसी भी घटना के पीछे बहुत सारे छोटे छोटे तथ्य होते हैं, उनसे हम संकलित करके, उनका अध्ययन करके हम घटनाओं को समझ पाते हैं। तो सिद्धांत वही, तो हम सिद्धांत बना पाते हैं और उसी को कहते हैं घटनाओं का सामान्यीकरण। आमतौर पर शोध उपकल्पना निम्न में से किससे ली जाती है या बनाई जाती है। तो आमतौर पर शोध उपकल्पना जो होती है, रिसर्च हाइपोथेसिस, अनुभवजन्य भी होता है, शोधकर्ता की कल्पना भी अपनी होती है, पिछले शोधों से भी होता है। लेकिन अगर इसका हम एग्जैक्ट आंसर देखें तो वो एक होगा सैद्धांतिक प्रारूप जो होता है उससे बनाई जाती है। अगला है, एक शोधकर्ता को किसी महानगर की गंदी बस्ती में बाल अपराध के कारण समझने में दिलचस्पी है। उस बस्ती में अंतराक्षपण कार्यक्रम के उद्देश्य के लिए उसे किस प्रकार के शोध डिज़ाइन, रिसर्च डिज़ाइन पर विचार करना चाहिए। तो क्या उसे मूल्यांकन करना चाहिए, क्या उसे अन्वेषण करना चाहिए, वर्णन करना चाहिए या फिर व्याख्या करनी चाहिए। तो इस समय वो क्या करेगा, अन्वेषण करेगा, क्योंकि अन्वेषण अनुसंधान अभिकल्प का प्रयोग तब करता है अनुसंधानकर्ता जब उस प्रकरण के विषय में पर्याप्त जानकारी नहीं होती है अनुसंधानकर्ता को। तो कोई जानकारी न हो या सीमित जानकारी है उसके पास, तो उसके लिए उसको और जानकारी लेने के लिए उसको कौन सा शोध डिज़ाइन ज़रूरी है, तो वो अन्वेषणात्मक शोध डिज़ाइन। क्योंकि मूल्यांकन का अभी तो ज़रूरत नहीं है, व्याख्या हमें क्या करनी है, मैं व्याख्या करके नहीं हम कुछ उसको समझ पाएंगे ना, और वर्णन भी नहीं करना, हमें कुछ खोजना है, हमें कुछ क्या करना है, समझना है उसके कारण को, इसलिए यहाँ अन्वेषणात्मकता होगा। अगला है कि व्यक्तिगत मान्यों के कुल योग के विचलन का औसत सदैव निम्न में से क्या होता है। तो ये इसका जो आंसर होता है वो 0 होता है।
जातीय एथनोसेंट्रिज्म क्या होता है? तो एथनोसेंट्रिज्म जैसे कि सभी को पता है कि अपनी संस्कृति के अनुसार दूसरी संस्कृतियों को आंकने की प्रवृत्ति, कंपैरिजन करता है कि हमारी संस्कृति ही ज़्यादा सर्वोपरि है। तो इस अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो समनर ने किया था अंतर समूह एवं बाह्य समूह के बीच पक्षपात मनोवृत्ति के जानने के लिए। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अपनी संस्कृति के अनुसार दूसरी संस्कृति को आंकने की प्रवृत्ति एथनोसेंट्रिज्म कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन सही नहीं है मतलब कि वो रॉन्ग है। तो उपकल्पना को सिद्धांतों के अनुमानिकता के से निकाला जा सकता है। उपकल्पना को अंतर्दृष्टि और अवलोकन के सम्मिलन से निकाला जाता है। ठीक है। उपकल्पना सिद्धांतों की परख में मदद करता है। ओके। उपकल्पना हमें अभेदकारी और अंधाधुंध दत्त की खोज की तरफ ले जाता है। अब अंधाधुंध कहाँ, ये भाई हमें तो एक दिशा देता है, तो अंधाधुंध खोज की तरफ क्यों ले जा रहा है, ये इसके बारे में सही नहीं है। नेक्स्ट है, कथन है और निदर्शन की रूपरेखा है कि कौन सा सही है किसके बारे में। तो देखते हैं, यह एक मौलिक संभाव्यता निदर्शन पद्धति है जो सभी अन्य प्रकार की संभाव्यता निदर्शन पद्धति में निहित है। तो इसे क्या कहते हैं, सरल दैव निदर्शन। ये बिल्कुल सही है। पहले जनसंख्या को विभिन्न स्तरों में विभाजित किया जाता है, मतलब हेट्रोजीनियस होते हैं तो विभाजित किया जाता है। फिर प्रत्येक स्तर से दैव पद्धति से कुछ संख्या चुन लिया जाता है, तो ये स्ट्रेटिफाइड जो होती है सैम्पलिंग। इस पद्धति में निदर्शन का चुनाव विभिन्न चरणों में होता है, मतलब स्टेप्स में होता है, मल्टी स्टेप्स में। तो बहुचरण निदर्शन, ठीक है। ये भी इकाइयों के गुच्छ से प्रत्येक तत्व का चुनाव किया जाता है, तो क्लस्टर सैम्पलिंग इसको कहते हैं। यानी यहाँ पे जो सभी हैं वो सभी जो हैं वो करेक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, मैच करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, शोध प्रक्रिया में निहित सही चरणों को सुव्यवस्थित करें, निम्नलिखित कोड का इस्तेमाल करें। तो सही चरण हमें यूज़ करना है। तो क्या हमें अगर कोई शोध कार्य करना है तो उसमें हमें क्या करना होता है, पहले हमें करना होता है कि समस्या का निर्धारण हम करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट, फिर हम उस समस्या से संबंधित जो भी साहित्य उपलब्ध हैं, जो भी बुक्स लिखी गई हैं, जो भी आर्टिकल्स लिखे गए हैं, पेपर बुक्स, जो भी चीज़ें हैं, हम उसको पहले पढ़ते हैं, तो इसका मतलब सेकंड है। फिर हम जो उसको सामग्रियों को संकलित करेंगे। अब हमने पढ़ लिया तो सामग्री को संकलित करेंगे, तो उस तरीके से हो जाएगा 4। देन हम सामग्री का विश्लेषण करेंगे, तो 1, 2, 4 और 3 जो है इसका सही जवाब है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ऑप्शन ऐसा दे देता है कि अगर आप पहले समस्या का निर्धारण करेंगे लेकिन उसके बाद से आपको साहित्य सर्वेक्षण जो है सेकंड में नहीं दिया है ऑप्शन में, तो वहाँ पे आपको करना होगा कि साहित्य सर्वेक्षण पहले करेंगे, क्योंकि हम समस्या एक हमारे पास होती है, हमने सोचा है कि हम इस समस्या को लेकर शोध करेंगे। फिर हम जब साहित्य सर्वेक्षण करते हैं तो हम उसमें से बहुत सी चीज़ें ऐसे पाते हैं कि चलो इस पर तो शोध हो चुका है, ये समस्या, अब ये समस्या ज़्यादा है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तब और ज्ञान हमें प्राप्त होता है, तो फिर हम समस्या को और अच्छे से निर्धारित कर पाते हैं। तो कभी कभी ऐसा ना दिया हो और इसको फर्स्ट ऑप्शन में दिया हो तो आपका जवाब यही होगा कि साहित्य सर्वेक्षण के बाद भी हम समस्या का निर्धारण कर सकते हैं, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। फिर हम उसको सामग्री का संकलन कर सकते हैं एंड देन सामग्री का विश्लेषण तो हम बाद में ही करेंगे। तो ये ऑप्शन जो है आपका वो भी एक तरीके से सही हो सकता है, क्योंकि हम समस्या का निर्धारण, समस्या हमारे पास पहले एक होती है, फिर हम साहित्य का सर्वेक्षण करते हैं, लेकिन हम साहित्य सर्वेक्षण कर लेते हैं, उसके बाद से हम और अच्छे से अपनी समस्या को बिल्कुल एग्जैक्ट निर्धारित। प्रश्न का कहना है कि किसी संरचित साक्षात्कार में प्रश्नों के शब्द तथा उनके क्रम प्रत्येक स्थिति में एक समान है, क्योंकि सामान्यतया संरचित साक्षात्कार को तथ्य आधारित प्रश्नों तथा उत्तरदाता की आयु, लिंग, कार्य संबंधी उत्तर प्राप्त करने के लिए उपयुक्त समझा जाता है। तो आम तौर पे यहाँ पे बात हो रही है, क्योंकि हमने लगाया और देखा कि साक्षात्कार के प्रश्न के शब्द तथा उनके क्रम प्रत्येक स्थिति में एक समान है, और जो संरचित साक्षात्कार होता है वहाँ पे जो तथ्य आधारित प्रश्न होते हैं, जैसे कि आयु हो गया, लिंग हो गया, तो ये तथ्य फैक्चुअल क्वेश्चंस है ना, तो उसमें अगर ऐसा पूछा जाए तो वो उसका जवाब हमें सीधे सीधे मिल, इसमें गुड़ को तो डालना नहीं है। तो इस तरीके से कहता है कि संरचित साक्षात्कार जो है वो प्रत्येक स्थिति में एक समान है। तो ये दोनों ही कथन यहाँ पे सही है और इसकी स्पष्ट व्याख्या भी ये कर रहा है। गुणात्मक पद्धति से तात्पर्य है वास्तविक जीवन परिस्थिति से संबंधित प्रचुर सामग्री प्रदान करना, व्यवहार को सही अर्थ में समझना, व्यवहार को व्यापक संदर्भ में समझने में मदद करना, उपरोक्त में से सभी। तो जो गुणात्मक पद्धति है उसका तात्पर्य ही यही होता है कि वो वास्तविक जीवन को समझे, मतलब उसके गुणों को समझे। तो इस तरीके से यहाँ पे उपरोक्त सभी इसका सही जवाब है।
अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक शोध अभिकल्प का कार्य नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा है नहीं है, इसका मतलब वो गलत है। तो यह शोधकर्ता को सामाजिक प्रश्नों के अध्ययन की रूपरेखा प्रदान करता है। तो हमें पता है कि जो रिसर्च डिज़ाइन होता है एक फ्रेमवर्क, एक हमें रास्ता देता है। यह शोध कार्य का क्षेत्र निर्धारित करता है। हाँ, एक हमें क्षेत्र बताता है कि हमारा क्षेत्र इतना है, हम उसी में, नहीं तो हम इस क्षेत्र में उस क्षेत्र में भागते रह जाएंगे और फिर रिसर्च वर्क पूरा नहीं होगा। यह अध्ययन संदर्भ के बाहर शोध परिणामों की व्याख्या में मदद करता है। तो हम संदर्भ से बाहर क्यों जाएंगे। यह शोधकर्ता को अध्ययन के कार्यान्वयन में आने वाली संभावित समस्या के पूर्वानुमान की शक्ति देता है। हाँ, कि हम जब शोध करने जाएंगे कि कौन कौन सी जो भी प्रॉब्लम्स हमें आ सकती हैं, इसलिए हम पहले ही, जैसे कि आपको पता है वही मकान वाला एग्जाम्पल, कि हमें पहले इंजीनियर से जब हम खाका बनवा लेते हैं तो उस हिसाब से हमें पता होता है कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ कितनी चीज़ें लगनी है, एक पूर्वानुमान हो जाता है। और कौन सा क्या चीज़ नहीं है वो जो है वो सी ऐसा नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से संभाव्यता निदर्शन के शोध प्रारूप का किससे संकेत मिलता है। संभाव्यता निदर्शन, संभाव्यता निदर्शन मतलब होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी। दो होते हैं, एक प्रोबेबिलिटी होती है और एक नॉन प्रोबेबिलिटी होती है। सॉरी, तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो होती है उसमें हम सभी जो भी हमारी पॉपुलेशन होती है तो सबके चुने जाने की संभावना एक समान होती है, जिसमें आपका कौन सा है संकेत मिलता है। तो अगर हम बात करें स्नोबॉल की, उद्देश्यपूर्ण स्नोबॉल तो आ जाएगा आपका नॉन प्रोबेबिलिटी में, उद्देश्यपूर्ण हम कुछ सोच समझ के कर रहे हैं नॉन प्रोबेबिलिटी में, अंश निर्धारण भी नॉन प्रोबेबिलिटी में। लेकिन जो एक क्लस्टर सैम्पलिंग होता है ये प्रोबेबिलिटी का एक पार्ट होता है। तो क्लस्टर सैम्पलिंग सिर्फ जो होता है वो प्रोबेबिलिटी का पार्ट होता है। लेकिन कोटा की बात करें कोटा सैम्पलिंग की बात करें और स्नोबॉल की बात करें तो ये दोनों जो होते हैं वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होते हैं। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लस्टर सीपी यहाँ पे हम याद कर सकते हैं इसको, सीपी क्लस्टर है यहाँ पे, सीपी प्रोबेबिलिटी की एक टाइप है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र में विश्लेषण की एक विधि को प्रकार्यवाद नाम दिया था। विश्लेषण की एक विधि को प्रकार्यवाद, ये है सीधा सा जवाब, नो बकवास। अगला है जो है अभिकथन है, सहभागी पर्यवेक्षक जिस वस्तु का अध्ययन करना चाहता है वह उसकी हर रोज की दिनचर्या में शामिल होता है। तो शामिल होगा क्योंकि पर्यवेक्षक यह प्रयत्न करता है कि क्रिया को उसके सामान्य प्राकृतिक संदर्भ में ही देखा जाए, मतलब उसके नेचुरल रेफरेंस में ही उसको समझा जाए। तो ये दोनों ही बातें सही भी हैं और ये सहभागी अवलोकन के बारे में इसकी स्पष्ट व्याख्या भी कर रहा है। 34 है, एक गैर संभाव्यता प्रतिचयन तकनीक जिसे संयोगिक प्रतिचयन का एक रूप माना जाता है, मतलब संयोगिक प्रतिचयन का एक रूप माना जाता है। सबसे पहली बात, वो गैर संभाव्यता प्रतिचयन का एक प्रकार है और उसको एक अलग नाम भी है जो उसको कहते हैं संयोगिक प्रतिचयन। तो उसको क्या कहते हैं। क्लस्टर तो हम यहाँ कट कर देंगे, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं ये प्रोबेबिलिटी का है, क्लस्टर सैम्पलिंग हमारा नहीं होगा, ये हमारा गलत हो गया। अब हमें देखना है स्नोबॉल है, उद्देश्यपूर्ण है, प्रतिचयन है या कोटा सैम्पलिंग है। तो एक संयोगिक प्रतिचयन का दूसरा नाम जो होता है वो कोटा सैम्पलिंग भी होता है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कहता है कि पुस्तकों, पत्रिकाओं, वेब पेजों, कविताओं, समाचार पत्रों, गीतों, भाषणों, चिट्ठियों, ईमेल, संवादों, बुलेटिन बोर्ड विधि का अध्ययन, अन्य योगदानों में लेखबद्ध मानव संप्रेषण के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसके आधार पे जब हम कोई सामग्री एकत्रित करते हैं तो ये द्वितीयक स्रोत कहलाते हैं ये सभी चीज़ें। तो ये जो होता है वो ऐतिहासिक विश्लेषण होगा। अगला प्रश्न है, लघु समूह के स्तर पर सामाजिक जीवन से जुड़े मुद्दों से संबंधित उपागम को कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम माइक्रो स्टडी कहते हैं। नियंत्रित स्थिति में संचालित शोध को कहते हैं, क्योंकि हमारे मतलब वो शोध, उस तरीके का रिसर्च जो हमारे नियंत्रण में होता है उसको क्या कहते हैं, सर्वे शोध, प्रयोगात्मक शोध, मूल्यांकन शोध, विवरणात्मक शोध। तो जहाँ पे दो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट चर होते हैं वहाँ पे हम एक को तो उस पर हमारा पूरा कंट्रोल होता है ताकि हम उसका इफेक्ट जो है अपने डिपेंडेंट वेरिएबल पे देख सकें। तो ऐसा काम जो होता है वो प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता है। ये क्वेश्चन हमेशा कहीं ना कहीं से उसको पूछता ही है, फर्स्ट पेपर में या सेकेंड पेपर में। किसी शोध गतिविधि में आंकड़ों के संकलन, विश्लेषण तथा व्याख्या की योजना को कहते हैं। आंकड़ों को हमने संकलित किया है, उसको विश्लेषित किया है
और उसकी व्याख्या। तो ऐसा कब हम करेंगे, इस तरीके का काम हम जब विवरणात्मक, जब उसको विवरण प्रस्तुत करते हैं उसकी तो करते हैं, तो ये योजना विवरणात्मक रूपरेखा कहलाती है, क्योंकि हम आंकड़ों को संकलित कर रहे हैं, उसका फिर एनालाइज करके उसको क्या कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। तो इसमें निदान तो होगा नहीं, खोज तो कुछ रहे नहीं, मूल्यांकन तो कर नहीं रहे, तो विवरणात्मक रूपरेखा होगी। कई बार हमें ऑप्शन एलिमिनेट करके जो ऑप्शन बचा रहता है उसी पे जाना होता है, भले आपको थोड़ा सा डाउटफुल लगे या कुछ भी लगे। तो ठीक है, इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं रिसर्च के। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टडी करते रहिए एंड बी हैप्पी।